नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पे। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात सुर्खियों की। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए दुनिया से जुड़ी भगवान बुद्ध की नगरी कुशीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का किया शुभारंभ। कहा, संपर्क और पर्यटन के साथ साथ रोजगार के नए अवसरों का होगा सृजन। उड़ान योजना के तहत 900 से ज्यादा नए रूट्स को मिली मंजूरी। डबल इंजन की सरकार से उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज समेत बुनियादी ढांचे का तेजी से हो रहा है विकास। कुशीनगर में कई परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए बोले प्रधानमंत्री। कहा, किसान, गरीब और महिलाओं को मिल रहा है सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रधानमंत्री का जोर। केवड़िया में सीबीआई और सीवीसी की संयुक्त बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। कहा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 47 लोगों की मौत। राहत और बचाव अभियान जारी। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। गृह मंत्रालय की हालात पर पैनी नजर। बारिश थमने से केरल में भी लोगों को मिली राहत। विकसित देशों से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को बढ़ावा देने की अपील। संगठन की महासभा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का संबोधन। कहा, 80 करोड़ लोगों से ज्यादा वंचित वर्ग को सौर ऊर्जा मुहैया कराने की क्षमता। जॉन कैरी ने भारत के 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को बताया मुमकिन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे संपर्क और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र अब सीधे दुनिया से जुड़ पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने विमानन क्षेत्र में नई ऊर्जा भरने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्रीलंका से आए अति पूजनीय महासंघ और अन्य महानुभाव आज कुशीनगर बड़े गर्व के साथ आपका स्वागत करता है। कुशीनगर एयरपोर्ट का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कुछ इस अंदाज में श्रीलंकन एयरलाइंस से भगवान बुद्ध की धरती पर आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दर्शकों की आशाओं का परिणाम है। कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये क्षेत्र सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एयर कनेक्टिविटी का ही एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि इसके बनने से सभी को इसका सीधा सीधा लाभ मिलता ही है। इससे व्यापार कारोबार का एक पूरा इकोसिस्टम यहां विकसित होगा। सबसे ज्यादा लाभ यहां के टूरिज्म को, ट्रैवल टैक्सी वालों को, होटल रेस्टोरेंट जैसे छोटे मोटे बिजनेस वालों को भी होने वाला है। इससे इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे। इस मौके पर उड़ान योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दिया। बीते सालों में 900 से अधिक नए रूट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है।
इनमें से 350 से अधिक पर हवाई सेवा शुरू भी हो चुकी है। आने वाले 3-4 सालों में कोशिश ये है कि देश में 200 से अधिक एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और सी प्लेन की सेवा देने वाले वाटर ड्रोम का नेटवर्क भी देश में तैयार हो। यह हवाई अड्डा दुनिया भर के बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने का एक प्रयास है। कुशीनगर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल 3600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। इसे 260 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से बनाया है। इसकी पीक आवर पैसेंजर क्षमता 300 है। हवाई अड्डे के उद्घाटन से पर्यटकों की आमद में 20% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। और एयरपोर्ट के शुभारंभ के मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई हस्तियां मौजूद थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कनेक्टिविटी विकास की एक नई उड़ान को लेकर साथ अपने सामने आ रही है। रिकॉर्ड 2 साल में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का काम पूरा होने पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 7 साल में 50 से ज्यादा नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने अपना मन ठाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 2 साल के अंदर 260 करोड़ रुपए का 600 एकड़ भूमि में ये कुशीनगर का हवाई अड्डा एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है क्रियान्वयन क्षमता की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की नई उड़ान मिली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई उड़ान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण 260 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर ले जाने की सुविधा प्रदान करेगा। ये एयरपोर्ट दुनिया भर के बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने का एक अहम प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस पर आयोजित समारोह को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वो विश्व पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का पूरी दुनिया सामना कर रही है, लेकिन अगर हम बुद्ध के दिखाई मार्ग पर चलेंगे तो हमें सभी समाधान मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुशीनगर हवाई अड्डे का उद्घाटन 2000 साल पुराने भारत और श्रीलंका के संबंधों को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर का भी दौरा किया। उन्होंने मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा की पूजा अर्चना कर चीवर चढ़ाया। कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर को पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। भगवान बुद्ध के दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में बोधि पौधे का वृक्षारोपण भी किया। आमतौर पर ये भी धारणा रहती है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत में मुख्य रूप से पूरब में ही ज्यादा रहा, लेकिन इतिहास को बारीकी से देखें तो हम पाते हैं कि बुद्ध ने जितना पूरब को प्रभावित किया है, उतना ही पश्चिम और दक्षिण पर भी उनका प्रभाव है। और कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में श्रीलंका के खेल मंत्री नवल राजपक्षे के साथ आया एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। समारोह से इतर नमल राजपक्षे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को सिंघली संस्करण की भगवत गीता भेंट की। इस भगवत गीता में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का संदेश भी लिखा हुआ है। नमल राजपक्षे ने कहा कि श्रीलंका को भारत से मिला एक बहुत बड़ा उपहार बौद्ध मत है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहले अंतर्राष्ट्रीय विमान के आगमन के लिए श्रीलंका एयरलाइन को आमंत्रित करना
प्रधानमंत्री की सद्भावना का एक बहुत बड़ा संकेत है। The greatest gift that Sri Lanka has ever got from India is Buddhism. Ever since it arrived, the relationship between people to people in our countries have been growing strength to strength. Mahinda Rajapaksa, the Prime Minister of Sri Lanka, commissioned the translation of Bhagavad Gita into all languages that has been spoken, that we speak in Sri Lanka. We believe that this will not only benefit the Sri Lankans, but everyone all over the world. और कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी के साथ स्वास्थ्य और रोजगार के सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज गरीब को एहसास है कि डबल इंजन की सरकार से विकास हो रहा है और वो जानते हैं कि सरकार उनके क्षेत्र में विकास में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने यहां किसानों से फसल खरीद के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों, रेल मार्गों, मेडिकल कॉलेजों, बिजली और पानी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज गति से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज खुलने से अब यहाँ के लोगों को इलाज के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज बनने से आपको अब इलाज के लिए एक नई सुविधा मिल गई है। डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से स्थितियों को सुधार रही है। गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक, गांव से लेकर शहर तक पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद विभिन्न योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा किसानों, गरीब तबके और महिलाओं को हुआ है। लगभग 80,000 करोड़ रुपए की उपज की खरीद के रुपये पहुंच गए हैं। 80,000 करोड़ किसान के खाते में पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों के बैंक खाते में 37,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों का जिक्र करते हुए कहा कि वो समाज और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए थे। इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, बल्कि परिवारवादियों की बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और केंद्रीय सतर्कता आयोग के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने अधिकारियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नई भारत की नीति को मजबूत करने के लिए कहा। सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों की सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने भ्रष्टाचार को राष्ट्र की प्रगति में बड़ी बाधा करार दिया। भ्रष्टाचार, करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता ही है। ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। विपक्ष पर तंज करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भ्रष्टाचार पर प्रहार की राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि भरोसा इतनी आसानी से कायम नहीं हुआ है। पहले जिस तरह सरकारें चली, पहले जिस तरह व्यवस्थाएं चली, उनमें राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति दोनों की कमी थी। आज भ्रष्टाचार पर प्रहार की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है
और प्रशासनिक स्तर पर निरंतर सुधार भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वास और प्रौद्योगिकी के जरिए शासन की दक्षता को बढ़ाया गया है, साथ ही कारोबार को सुगम बनाया गया है। मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल के बजाय मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस पर फोकस किया। साथियों, आप सभी इस बात के भी साक्षी हैं कि देश के नागरिकों को सशक्त करने के लिए किस तरह ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी पर विशेष बल दिया गया है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि देश और लोगों को धोखा देने वाले लोग बचने न पाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की अड़चनों को दूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। पुराने कानूनों उधर पेट्रोल और डीजल की लगातार ऊंची हो रही कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया की प्रमुख तेल और गैस कंपनियों के सीईओ और विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। इसमें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, उसके सीईओ अमिताभ कांत भी शामिल हुए। यह 6ठी वार्षिक बातचीत है जो कि 2016 में शुरू हुई थी। इस बातचीत का मुख्य मुद्दा स्वच्छ विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है। बातचीत के दौरान भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज और उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर बात होने की संभावना है। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको देश और दुनिया की खबरों से कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। Watch Perspective on Sansad TV at 9:30 p.m. An important and historic law, the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007. Justice to the vulnerable elderly of our society is being ensured by this laudable law of 2007. The Act is a pioneering legislation that recognizes the rights of senior citizens for a life with dignity. Watch with us 75 years, laws that shaped India. What is India's perspective on global issues? How is India navigating its bilateral and multilateral relations? How do we decode foreign policy? And what is the impact India is having on the world? For an in-depth analysis of international affairs, watch Diplomatic Dispatch with me, Vikas Baru, only on Sansad TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और वक्त तो चला है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के 3 दिन के दौरे पर पटना पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति कोविंद कल बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सैन्य अभियंता सेवाओं के लिए वेब आधारित परियोजनाओं की निगरानी पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल परियोजनाओं की स्थापना से लेकर उसके पूरा होने तक की वास्तविक समय निगरानी करने में सक्षम होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में बहरूच बहुचर माता मंदिर में पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की। अमित शाह के साथ उनकी पत्नी, बहू और बेटे मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियां 2022 में मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन को लेकर स्थिति को साफ किया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 दिवसीय अखिल भारतीय शारीरिक अभ्यास में शामिल होने पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया और साथ ही रामलला के दर्शन किए। यहां कार सेवकपुरम में आरएसएस का कार्यक्रम चल रहा है। दिल्ली सरकार बेमौसम बारिश में बर्बाद हुई फसल के लिए किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 हफ्ते में सर्वे कर लिया जाएगा और जल्द ही किसानों के अकाउंट्स में मुआवजा पहुंच जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। शोपियां में आज सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि इस एनकाउंटर में 3 जवान भी जख्मी हो गए। इनमें से एक जवान ने अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गया। अरुणाचल प्रदेश में भारत की तरफ से बोफोर्स तोप की तैनाती कर दी गई है। तवांग सेक्टर के बुमला बॉर्डर पर तोप को तैनात कर दिया गया है। इससे पहले पूर्वी लद्दाख की तरफ भी बोफोर्स तोपें तैनात कर दी गई थी। मुंबई क्रूज मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। अब उनके वकील ने विशेष एनडीपीएस कोर्ट के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अर्जी दी है। इस साल आभूषणों का निर्यात बढ़ा है। कोविड महामारी के चलते पिछले साल आभूषणों का निर्यात घट गया था। इस साल निर्यात में 7.14% यानी कि करीब 1.09 बिलियन डॉलर की उछाल आया है। इससे सूरत के कारोबारियों को राहत मिली है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़कर 47 हो गई है। राज्य में कुमाऊं क्षेत्र में बारिश का सबसे बुरा असर पड़ा है। नैनीताल में सबसे अधिक 27 लोगों की जान गई। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 15 टीमें तैनात हैं। वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर्स राहत अभियान में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल और कुमाऊं के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रशासन को राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाने का निर्देश भी दिया गया है। इस बीच गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए फिर खोल दिया गया है। 4 लाख का तत्काल मुआवजा देने को लोग कहा है, जहां पर मृत्यु हुई है जिन परिवारों में, और साथ ही साथ प्रत्येक डीएम को 10-10 करोड़ रुपए जो है आपदा राहत के लिए उसको ये पैसा स्वीकृत कर दिया गया है। पोकलैंड जेसीबी लगाकर जो रास्ते बंद हैं उन रास्तों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो सैलानी जो फंसे हैं उन सबको हम लोग धीरे धीरे सबको निकाल रहे हैं। अभी स्थिति 4 धाम यात्रा में जो है धीरे धीरे सामान्य हो रही है। यहाँ भी जो वैकल्पिक मार्ग उन मार्गों को बनाया जा रहा है। उधर केरल में लगातार हो रही बारिश में भी कमी आई है। केरल में भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 42 लोगों की जान चली गई है, जबकि 6 लोग अब भी लापता हैं। पथनमथिट्टा, कोट्टायम और इडुक्की जिलों के लिए जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट को अब वापस ले लिया गया है। राज्य के 11 जिलों में बहुत कुछ स्थानों पर ज्यादा बारिश होने का अनुमान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की महासभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर 80 करोड़ लोगों को ऊर्जा मुहैया कराने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा पहुंच की समस्या का हल बहुत जरूरी है और इस पहुंच को सुनिश्चित करना विकसित देशों का दायित्व है और उसके समर्थन के बिना विकास कार्य जीवाश्म ईंधन के माध्यम से होगा। ऊर्जा और नवीन और साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में मंत्री ने कहा दुनिया को एक साथ काम करने और आईएसए को सौर और नवीनकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके सभी को ऊर्जा उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने का आह्वान किया। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सौर गठबंधन की स्थापना वैश्विक समुदाय को एक साथ लाने के लिए की गई थी। संगठन की महासभा में 106 देश चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं।
वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष दूत जॉन कैरी ने कहा कि भारत को 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंचने का जो लक्ष्य हासिल किया है उसको वो पहुंचना संभव है, क्योंकि भारत पहले ही 100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का आंकड़ा पार कर चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत एक करीबी भागीदार हैं और लक्ष्य को पूरा करने का पूरा समर्थन करता है। और बात भारतीय विदेश मंत्री की, जो कि 5 दिवसीय इजरायल के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से मुलाकात की। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने और इसके अलावा आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान विविध क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए आपसी संबंधों पर भी चर्चा हुई। इजरायल के राष्ट्रपति हर्जोग ने उनके देश के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने और उसे मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार का आभार जताया। बैठक के दौरान वैश्विक सामरिक मामलों पर भी बातचीत की गई। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने पहले विश्व युद्ध के दौरान तपसोर की लड़ाई में शामिल होने वाले भारतीय सैनिकों की याद में एक स्मारक पट्टिका का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि यह इस क्षेत्र के इतिहास को आकार देने में हमारे सैनिकों की भूमिका को सामने लाएगा। उधर भारत ने मुश्किल हालात से गुजर रहे अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता पर जोर दिया है। रूस की ओर से आयोजित अफगानिस्तान के मुद्दे पर मॉस्को फॉर्मेट टॉक में भारत के प्रतिनिधि ने यह बात रखी है। बैठक में तालिबान के वरिष्ठ प्रतिनिधि और भारत समेत दूसरे पक्ष शामिल हुए। वार्ता की शुरुआत करते हुए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए ऐसी वास्तविक समावेशी सरकार के गठन की आवश्यकता है जिसमें देश के सभी जातीय समूहों और राजनीतिक दलों के हित की झलक दिखाई दे। सर्गेई लावरोव ने सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में अफगानिस्तान में हालात को स्थिर बनाने और सरकारी संस्थानों का संचालन सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए तालिबान की तारीफ की। वहीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। अफगानिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। भारत अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। तालिबान ने भी माना कि भारत की ओर से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करने की पेशकश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के मौके पर महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने देश के समृद्ध अतीत और गरिमापूर्ण संस्कृति में महर्षि वाल्मीकि के महत्वपूर्ण योगदान की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सामाजिक सशक्तिकरण का उनका संदेश लोगों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको हम छोड़ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बने सूबेदार जोगेंद्र सिंह युद्ध स्मारक की तस्वीरों के साथ।